नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 3 दिसंबर को पाकिस्तान के सियालकोट में एक श्रीलंकाई नागरिक को ईशनिंदा के आरोप में मार डाला गया। इमरान सरकार ने आरोपियों को सजा देने का ऐलान भी किया, लेकिन अब उन्हीं की सरकार में मंत्री परवेज खटक ने कट्टरपंथियों की हिमायत करते हुए इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों का बचाव किया। परवेज खटक ने एक ऐसा बयान दिया जिसे पूरी दुनिया पाकिस्तान की मजम्मत कर रही है। हड्डियों का चूरा बनाया, बीच चौराहे पर जलाया। अब इमरान के वजीर ने कट्टरपंथियों को बचाया। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा है, जोश में आ जाते हैं, जज्बे में वो काम कर लेते हैं। 3 दिसंबर को पाकिस्तान के सियालकोट में एक श्रीलंकाई नागरिक को कट्टरपंथियों की भीड़ ईशनिंदा के आरोप में सजाए मौत देती है। सियालकोट शहर में पूरी दुनिया के सामने श्रीलंका के नागरिक प्रियंथा को बीच चौराहे पर जला दिया जाता है। उन्मादी नारों के बीच कट्टरपंथी अपने इस कुकृत्य पर दम भरते नजर आते हैं। कोई सेल्फी लेता दिखता है तो कोई इस हैवानियत का वीडियो बनाता नजर आता है। घंटों बीत जाते हैं, प्रियंथा का शरीर जलकर राख हो जाता है। श्रीलंका और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इस रक्त चरित्र पर हाहाकार मच जाता है। तब जाकर इमरान खान नींद से जागते हैं। जनाब ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, आरोपियों को सजा दी जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान की सरकार ने 800 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आतंकवाद के आरोपों में मामला दर्ज किया। 124 लोगों की गिरफ्तारी की और 13 प्रमुख संदिग्धों की पहचान भी की गई। ऐसा लगने लगा कि इमरान खान ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है। नियाजी का निजाम कानून हाथ में लेने वाले कट्टरपंथियों को नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी सामने आते हैं इमरान सरकार में रक्षा मंत्री की हैसियत रखने वाले परवेज खटक। 80 के दशक में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले परवेज खटक पाकिस्तान की सियासत का एक जाना पहचाना चेहरा है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके परवेज खटक 3 साल से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। लेकिन परवेज खटक भी उसी कट्टरपंथी विचारधारा के पैरोकार हैं जिसके लिए पाकिस्तान कुख्यात है। तो एक विदेशी नागरिक को ईशनिंदा के आरोप में मारना और उसे जला डालना परवेज खटक की नजर में बहुत बड़ा अपराध नहीं है। ये तो नौजवानों का जोश और इस्लामी दीन के लिए उनकी मोहब्बत का नतीजा है। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा है, जोश में आ जाते हैं, जज्बे में वो काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान हैं, जज्बे में आते हैं। दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि 40 साल के श्रीलंकाई नागरिक प्रियंथा की खोपड़ी और जबड़े की हड्डी टूटी हुई थी। पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। शरीर के लगभग सभी अंग, लीवर, पेट और किडनी पर मारपीट का असर पड़ा था। पैर के एक पंजे की हड्डी को छोड़कर पूरे शरीर की हड्डियां टूट गई थी। यही नहीं, प्रियंथा दियावदाना का 99% शरीर जल चुका था। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की माने तो इस हैवानियत को अंजाम देने वाले जोश में थे और दीन के प्रति अपने ईमान का परिचय दे रहे थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खटक ने तो यहां तक कह दिया कि इस वारदात की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। वो होता है। आप जब स्कूल कॉलेज में थे, आप जज्बा था आप में? था कि नहीं था?
ये ना कहें, मुझे पता है कि हम पागल होते थे जब हम जवान होते थे, लड़के होते थे, कुछ भी करने को तैयार होते थे, लेकिन बढ़ते जाते ज़िंदगी जब हम आगे पहुँचे, हमें फिर रियलाइज़ किया कि ये जोश और जज्बा है, इसको संभाल के रखना है। तो ये बच्चों के होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि हुकूमत की गलती है। आप हर चीज़ हुकूमत में डालते, आप ये सोच क्यों नहीं बदलते? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पाकिस्तान की सरकार एक विदेशी नागरिक की जान नहीं बचा पाती। पाकिस्तान की पुलिस और सेना कट्टरपंथियों की भीड़ को नहीं रोक पाती। और जब इमरान सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो उनके वजीर कट्टरपंथियों की वकालत करने के साथ उनकी कारगुजारियों को जायज ठहराने लगते हैं। जबकि हकीकत तो ये है कि प्रियंथा दियावडाना पर लगाया गया ईश निंदा का आरोप झूठा था। पाकिस्तान मीडिया में ही आई खबरों के मुताबिक प्रियंथा के मारे जाने की वजह उनका मजदूरों से पुराना विवाद था। प्रियंथा ने फैक्ट्री में लगा एक स्टिकर हटाकर कूड़ेदान में डाल दिया था। यह स्टिकर उर्दू में था, इसलिए प्रियंथा इसे समझ नहीं पाई। इस घटना का वहां मौजूद कुछ मजदूरों ने फायदा उठाने की कोशिश की। कट्टरपंथियों ने प्रियंथा पर ईश निंदा का आरोप लगाया और उन्हें मार डाला। तो नॉर्मली हमारे इधर लगे होते हैं, कोई ऐसा चीज मुतारक नहीं था। वो तो सफाई के हवाले से, क्योंकि हमारे कस्टमर आते हैं तो वो ये चीजें जो है ना, वो गैर जरूरी चीजें, वो मशीनें हो या एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक हो, जो दूसरे गवर्नमेंट पड़े वो सारे उठवा देते। आप ये कहने का मतलब ये है कि उनको वो तो पढ़ सकते थे, ना लिख सकते थे, कुछ भी नहीं थे वो पढ़ने। अच्छा। ईश निंदा का कानून अंग्रेजों ने 1860 में बनाया था। 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान ने ईश निंदा कानून को जारी रखा। यही नहीं, 1980 से 1986 के बीच इस कानून को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1987 से 2018 तक मुसलमानों के खिलाफ 776, अहमदिया समुदाय के खिलाफ 505, ईसाइयों के खिलाफ 226 और हिंदुओं के खिलाफ 30 ईश निंदा के मामले सामने आए। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से किसी को भी मौत की सजा नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट से बाहर अब तक 78 लोगों की हत्या की जा चुकी है। पाकिस्तान में इस तरह के जो ईश निंदा जो एक्ट है उसके तहत सबसे ज़्यादा जो टारगेट होते हैं वो माइनॉरिटीज़ होती हैं, अल्पसंख्यक ही होते हैं। चाहे वो हिंदू धर्म के सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बाद जो है अहमदिया, क्रिश्चियन, यही नहीं बल्कि मुसलमानों के अंदर जो दूसरे सेक्ट्स हैं जैसे शिया है या सूफी सेक्ट्स हैं, उनको भी टारगेट वहाँ पे किया जाता है। जाहिर है पाकिस्तान में ईश निंदा कानून दरअसल एक हथियार है जिसके जरिए बेकसूर लोगों को फंसाने के साथ अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन श्रीलंकाई नागरिक को जिस तरह कट्टरपंथियों की भीड़ ने पूरी दुनिया के सामने मौत की सजा दी, उसके बाद से पाकिस्तान इस कानून को लेकर कटघरे में खड़ा है। पाकिस्तान की हुकूमत को जवाब देते नहीं बन रहा और इमरान के वजीर ही उनकी परेशानी बढ़ाने का काम करते नजर आ रहे हैं। और अब बात भारत और रूस की दोस्ती से चिढ़े चीन की। भारत रूस की 21वीं वार्षिक बैठक हुई। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए। कई अहम समझौतों पर बातचीत के साथ पहली बार दोनों देशों के 2+2 की बैठक हुई। लेकिन हैदराबाद हाउस में हुई इस मीटिंग में बीजिंग परेशान है। आखिर भारत और रूस की दोस्ती से चीन क्यों बेचैन है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत रूस की दोस्ती से डरा ड्रैगन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन हुआ बेदम। इक्कीसवीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, पुरानी दोस्ती को नया आयाम देने की कोशिश हुई, आपसी सहयोग को बढ़ाने पर बात हुई, रक्षा के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने की कवायद हुई। भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच संवाद हुआ। पहली बार रूस के साथ 2+2 बैठक हुई, लेकिन भारत और रूस की नजदीकियों से चीन को मिर्ची लग गई। भारत के खिलाफ चीन के कान भरने वाले ड्रैगन के सीने पर सांप लौटने लगे। दरअसल भारत और रूस के बीच 3 अहम समझौते हुए। पहला समझौता हुआ क्लाशनिकोव सीरीज के छोटे हथियारों के निर्माण पर। दूसरा समझौता हुआ इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद पर। और तीसरा समझौता हुआ 2021 से 2031 तक सैन्य तकनीक के सहयोग। इन तमाम समझौतों में सबसे खास है 6 लाख असॉल्ट राइफल की खरीद, जिसका सबसे अहम पहलू यह है कि 5100 करोड़ रुपए की लागत से इन 6 लाख असॉल्ट राइफल का उत्पादन देश में ही होगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में ये राइफल बनाए जाएंगे, जिससे न सिर्फ LOC बल्कि चीन से लगती सीमा यानी कि LAC पर भी भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होगा। AK सीरीज की अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल AK-203 से भारतीय जवान लैस होंगे और किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे। सबके साथ दोस्ती, हमारी दोस्ती अमेरिका के साथ बन गई है पक्की डिफेंस पार्टनर, रशिया के साथ डिफेंस पार्टनर, फ्रांस के साथ, इजराइल के साथ, UAE के साथ, जापान के साथ। तो वो कह रहे हैं मल्टीलैटरलिज्म। मैं उसको कहूं जैसा इंद्रधनुष होता है, 7 रंग होते हैं उसमें, वो भारत का फॉरेन पॉलिसी है कि हम अभी बढ़ गए आगे और हम सबके साथ दोस्ती रखेंगे। दुश्मनी हमारी किसी के साथ नहीं है, लेकिन चीन को हम संभालने करेंगे, इसलिए क्वाड वगैरह पैक्स और हो रहे हैं, और SCO में भी हम हैं रशिया के साथ, चाइना के साथ, जिसमें पाकिस्तान भी है। वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए। रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा कई मायनों में खास है। बदलते वैश्विक समीकरण के बीच व्लादिमीर पुतिन का एक दिन के लिए ही सही, लेकिन भारत आना संकेत है कि रूस भारत से अपनी दोस्ती निभाता रहेगा। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का रूस से दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही नहीं, भारत रूस की इस सालाना बैठक में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की समय पर आपूर्ति को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच S-400 को लेकर हुई डील जल्द ही मुकम्मल होगी। डिलीवरी शुरू हो चुकी है और इसे अंजाम तक पहुंचाना बाकी है। Well, S-400 deal doesn't have only symbolic meaning. It has very important practical meaning for Indian defense capability. And the situation is basically underway. The deal is being implemented. भारत और रूस की दोस्ती से चीन का चिढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन चीन के लिए एक और बुरी खबर है। सिडनी स्थित विदेश नीति थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने 26 देशों का एक इंडेक्स जारी किया है। ये इन देशों को क्षेत्र में उनकी शक्ति और नियंत्रण के मुताबिक रैंकिंग देता है। इस रैंकिंग को एशिया पावर इंडेक्स भी कहा जाता है। तो इस रैंकिंग में गौर करने वाला बिंदु यह है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से चीन की सैन्य शक्ति काफी कम हो गई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन पहले के मुकाबले काफी कमजोर हुआ है। 27-28 हवाई जहाज ADZ एयर डिफेंस जोन में उनकी इजाजत के बगैर वो उड़ा देते हैं। ताइवान कोशिश करता है उनको भागे, और ताइवान का एक पैक्ट है अमेरिका के साथ, अगर जो ताइवान पे आक्रमण हुआ तो अमेरिका ने बोला है मैं आपकी मदद करूंगा। अब उसका कुछ पक्का नहीं लग रहा, वो भी थिंक टैंक सोच रहे हैं। तो ये है कि चीन ने दबाव रखा हुआ है। बाइडेन साहब से भी जब बात की शी जिनपिंग ने, उन्होंने ये बताया ताइवान की बात मत कीजिए। दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाला चीन आज खुद परेशान है, और इस उधेड़-बुन में वो युद्ध छेड़ दे तो हैरानी नहीं होगी। लेकिन सच तो यही है कि चीन रूस को भारत के खिलाफ भड़काने में नाकाम हो चुका है।
अमेरिका से उसके संबंध अब तक के सबसे खराब दौर में, और करीब 12 देशों में चीनी उपनिवेशवाद का विरोध हो रहा है।